जिस तरह वेश्यावृत्ति को, हाँ। प्रोस्टिट्यूशन को कोई भी चाह कर नहीं अपनाता, या तो मजबूरी में या फिर दबाव में वो ज्वाइन करता है इस एरिया को। बिल्कुल। ऐसे ही हम या इस रूम में बैठे हुए सभी या इस देश में बैठे हुए सभी या जितने भी लोग देख रहे हैं वो हर कोई चाहता है ये खत्म हो जाए। हाँ। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि खत्म हो जाए। जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि भगत सिंह इस देश में पैदा होने चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में होना चाहिए। ऐसे ही हर इंसान ये चाहता तो है हो जाए, लेकिन कोई और आके खत्म कर दे। हम इस गंदगी में नहीं उतरे, हम ना करें। आज से 31 साल पहले वो कौन सा दौर था, वो कौन सी बात थी, वो कौन सा इस्पात था जहां से आपकी शुरुआत हुई कि अब मुझे इस अंधेरे की रोशनी बनना पड़ेगा और मुझे कीचड़ में उतरना पड़ेगा? नहीं, मैं अगर इसे कहूँ तो ऐसी तो कोई नहीं थी तयशुदा कि मुझे यहाँ उतरना पड़ेगा, और मैं जानती भी नहीं थी कि एनजीओ क्या होता है, सोशल वर्क क्या होता है। बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली की बेटी, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली की बहू हूँ, देहात से हूँ, तो ये सब नहीं जानती थी। लेकिन चूंकि मेरा घर ऐसी जगह था कि जहाँ से वो केवल एक आड़ी सड़क पार होती है और उसके जस्ट बाद मेरा मेरठ, हाँ, जिसे इस काम के लिए एक बाजार माना जाता था उस दौर में। हाँ जी। तो इतनी हिदायतें थी बचपन से, वही क्रॉस करके मुझे स्कूलिंग थी, तो इतना हिदायतें थी। ऊपर नहीं देखना, मुझे नहीं, मेरे पूरे मोहल्ले की लड़कियों को ऊपर नहीं देखना। ऊपर हर रोज का था, जैसे तैयार हो बस्ता डाला तैसे ऊपर नहीं देखना है, सीधे जाना, ऊपर नहीं देखना सीधे जाना। वो एक उत्सुकता जागती रही। दूसरा, फिर भी बच्चे को मना करोगे तो ज्यादा देखेगा, फिर देखते ऊपर तो दुकानदार रोकते। छोटा सा कस्बा था उस समय तक कि ऊपर मत देखो बेटा, तुम तो भले घर की लड़की हो, ऊपर नहीं देखते हैं। वो सब चीजें होती रही। फिर कोई हमारी जिंदगी में आई, पढ़ती थी हमारे साथ, और हमने उसको वहां से उतरते देखा। इतना बुरी तरह से हमको बताया जा रहा था, खराब औरतें, खराब औरतें, खराब औरतें। हमने पूछा एक दिन अपनी मदर को कि खराब कैसे, तो उन्होंने कहा नाचती गाती हैं, हम मत देखा करो। तो हमने कहा नाचती गाती तो हम सब भी हैं, भाभी भी हैं, आप भी हैं, सब है, शादी होती है तो नाचते भी हैं, गाते हैं सब। तो वो उनका बस ये था, वो जमाना बहुत ज्यादा माँ बेटियों का बात करने का, तेरे से बहस करना बेकार है, अब बिल्कुल चुप, बस पढ़ो, बस ये कह दिया, ठीक हो गई बात। लेकिन वो तो उत्सुकता बराबर रही। फिर वो लड़की हमने उतरती देख ली, हमने उससे पूछा तो उसने कहा, मैंने कहा यहाँ तो बड़ी खराब औरतें रहती है, तू क्यों रहती है? उन्होंने कहा कि बहुत छोटी उम्र थी हमारी उस समय, शायद 6 या 7 में पढ़ रहे थे। तो उसने कहा कि हाँ, खराब औरतों में से एक मेरी माँ है, उन खराब औरतों में जो आपके साथ बच्ची पढ़ती थी, उनकी हाँ, माँ हाँ, उस जगह पर थी। तो मैंने कहा फिर मेरी अम्मा तो कहती हैं कि यहाँ की लड़कियां स्कूल नहीं जाती, लड़के भी नहीं जाते। तो बोली कि हाँ, मेरा दुर्भाग्य कि मैं इस जगह पैदा हुई। मतलब उसने कहा कि मैं ऐसी वो हूँ कि मैं यहाँ पैदा हुई, लेकिन एक अच्छी बात है कि मैं बदसूरत और लंगड़ी पैदा हुई। काली सी थी लड़की और पैर खराब था, बैसाखी से चलती थी, और उसकी खटखट से ही मैंने सुना, वो उतर रही थी जीने से, तो मेरा ऐसे गया, तो मैंने कहा ये तो वो है, फिर ये यहाँ क्यों है? मेरी अम्मा तो कहती है ये तो बहुत खराब जगह। तो तब ये उसने बताया कि इसलिए मुझे पढ़ने की अनुमति मिली, नहीं तो मैं भी खराब औरतों में होती। ये मेरठ के बाजारों की हकीकत है 31 साल पहले 31 साल पहले की जी। उसके बाद वो स्कूल नहीं आई, हमें तो बहुत सारे सवाल थे, मगर वो स्कूल ही नहीं आई। फिर जब आई तो बस उसने मुझसे हाथ जोड़ के कह दिया, मुझे मत पूछ कुछ भी, बस पढ़ने दे, नहीं तो मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। अगर पता लगा कि मैं बाहर बता रही हूँ तो मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। फिर हमने उससे कभी नहीं पूछा। हम थोड़ी दूरी भी बना ली, ये तो अच्छी औरतों में से नहीं है, यही मन था। लेकिन और अर्ली एज में हमारी शादी हो गई, थोड़ा विद्रोही स्वभाव भी था, तो जल्दी जल्दी 2 बच्चे हुए। तो बेटा मेरा छोटा सा था, कोई हमारे पड़ोस में रहने आई जी, और वो बच्चे को खिला रही थी, 1 महीने का था। अभी हम जैसे में थे तो उसको बहुत खिलाती थी, हालांकि हमारी सास मना करती थी कि नहीं, इसके बच्चे नहीं है। शायद वो लगभग उस समय 35 साल की रही होंगी और हमारी शायद 19-20 साल की उम्र थी। तो मैंने कहा ये कोई बात नहीं, बच्चे नहीं होते इसका क्या दोष है, खिलाना तो उसका मन करता है तो खिलाती रही। फिर उसने कहा कि मेरे भाई नहीं है, मैं इसको भाई मान लूँ। मान ले भाई, मुझे क्या जा रहा है। गोविंदा बुलाने लगी उसको। और फिर उसने अपने एक दिन थोड़ा सा आत्मीयता बढ़ी तो उसने मुझे सब बताया कि छोटी सी को उठा लिया गया, रंजिश थी जी, फादर दरोगा थे, उस रंजिश में उठा लिया। पुलिस वाले की बेटी थी। और फिर कहीं बेच दिया गया, वहीं बड़ी हुई, वहीं सब धंधे में आई, वहीं सब समय बीता। और अब तो रम गई थी, लेकिन एक दिन कोई आए और मैंने पहचान लिया, वो तो मुझे नहीं पहचान पाए कि वो मेरे गांव के थे। मैंने उन्हें बताया कि चाचा जी मैं ऐसे ये उनकी बेटी हूँ। तो चाचा जी तो एक तरफ, लेकिन देह धर्म एक तरफ। पैसा दिया है जिस काम के वो ठीक है, और वो हर रोज़ आते, वो हर रोज़ गुहार करती, मुझे निकाल दो, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। और एक दिन वो शायद कहीं गवर्नमेंट जॉब में थे,
तो एक दिन उन्होंने आके कहा कि कल वल में तुम नीचे आना और अपना जेवर पैसा सब ले लेना, क्योंकि घर ले जाऊंगा तो पैसा भी तुमको चाहिएगा, और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैंने तो यहाँ से ट्रांसफर ले लिया है, तो तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो घर तो नहीं छोड़ के आए, लेकिन उसको मेरठ ले आए। खुद भी ट्रांसफर उन्होंने मेरठ लिया। और फिर वो तो शादीशुदा बाल बच्चे, अब सोचो एक लड़की चाचा कह रही तो काफी बड़े रहे होंगे वो, तो उसके बच्चे थे, बीवी थी, सब चीज थी, और रिटायरमेंट के नजदीक थे। तो सब उनका पैसा जेवर धीरे धीरे उन्होंने सब लिया उनके पास। जिस वक्त वो इस घर में आई तो खाली एक संदूक था और एक पंखा था, जो हमने देखा उनका। फिर वो जब वो छोड़ के चले गए तो पड़ोस में कोई था, उसने कहा कि अरे मैं तो, वो तो तुम्हारे पति छोड़ के चले गए। तो उसने कहा नहीं मेरे पति नहीं थे। थोड़ी भोली थी बेचारी, सुंदर बहुत थी, कि उन्होंने कहा चलो मैं शादी करूंगा, मेरी नहीं हुई है। वो उसे लेके हमारे घर के सामने रहने लगे किराए पे। बच्चा भी खिलाने लगी। लेकिन जब ये बात बताई तो फिर मेरा वो एक बार जिद हुई कि एक बार इसका घर दिखवा दो, एक बार इसका सारे परिवार वालों से इसके घर पहुंचा दो। वो और भी खराब अनुभव था। उसके घर लेके गए और क्या सब हुई, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, हम नहीं जानते कौन है। अच्छा, परिवार वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, पहचानने से मना कर दिया। पहचानने से, जबकि बिल्कुल भाई जो उससे बाद में पैदा हुए होंगे वो हूबहू उसकी शक्ल के थे। और उसे बताया भी होगा कि मैं इस घर की हूं, और उन लोगों को भी पता होगा बचपन में एक बच्ची गायब हुई थी। ऐसा कुछ नहीं, उन्हें सब पता था। फिर उसके बाद में वापस आ गए, लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि मेरे घर में तो लगातार महाभारत मची हुई थी। अब ये कैसे रहेगी, अब नहीं घर में नहीं आनी चाहिए, घर में नहीं आनी चाहिए, ये सारी बातें होती रही। अब वो पता नहीं किस समय चली गई। अच्छा, बिना बताए चली गई? बिना बताए चली गई। और जो वो सेकंड पति था उसका, सो कॉल्ड, वो भी चला गया था। वो भी कोई, मतलब उसने भी कहीं और शादी कर ली थी। मतलब उनका हर किसी ने इस्तेमाल किया। उसने देखा इसके पास पैसा ही नहीं है, वो सोच रहा था कि अभी है, बाकी तो कुछ था नहीं। फिर उसने एक जगह चौका बर्तन का काम शुरू किया, पर उसके बीच हमने ये मिलवा दिया। बड़ी गलती मैं मानती हूँ आज तक कि हमको नहीं मिलवाना चाहिए था उसके घर वालों से। अपना जीवन यापन करती रहती सुरक्षित। वो चली गई तो कुछ दिन तो मुझे थोड़ा अफसोस सा हुआ कि चली गई बिना बताए, लेकिन ज़्यादा नहीं, इतनी उम्र भी नहीं थी सोचने समझने की। फिर वो 1 साल बाद आई और भाई दूज का दिन था, और अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे, एक नौकर जैसा था उनके साथ, फल वल मिठाई लेके आई। आके बोली मुझे गोविंदा को टीका करना है। मुझे भाई नहीं है, भाई माना था। हाँ माना था इसको, तो मेरा टीका करा। तो मैंने कहा पहले बताओ कि तुम अभी अब कहाँ से आ गई, तुम्हारे पास इतने पैसे, इतनी अच्छी साड़ी पहने हो, इतना ये नौकर है, इतना फल वल लेके आई हो। अच्छा, प्रेशर मैं अंदर से महसूस कर रही थी कि मेरी सास ससुर भी हैं, अनमैरिड देवर है, नंद है, तो बेसिकली हम लोग मतलब थोड़ा ऑर्थोडॉक्स परिवार के भी हैं। और वो बोली कि देखो मेरे परिवार ने स्वीकार किया, ना तुम्हारे परिवार ने स्वीकार किया, जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। और तो मैंने भी कह दिया कि अच्छा ये सब उठाओ, मैं नहीं रखूँगी, मेरे यहाँ नहीं रहोगी, ये मैं रखूँगी नहीं सामान, तुम कहीं भी रहो, और ये नहीं मैं रखूँगी। तो बिना कुछ बोली गोविंदा को दिखा दो। मैंने कहा नहीं दिखाऊंगी। चली गई वो। और मुझे वो पल ऐसा याद है कि छत पे थे हम उस समय, ऊपर वाले पोर्शन में, और वो सामने से निकल के गई। तो आंगन होते हैं पुराने घरों में, तो वो जैसे गेट पार कर रही थी तो उसने मुझे मुड़ के देखा। मैं कभी वो आंख नहीं भूल पाई। मतलब उसमें इतनी शिकायत थी उसमें, और मुझे मन भी हुआ कि मैं रोक लूँ, फिर इतने फैमिली प्रेशर्स महसूस कर रही थी अंदर से। कह नहीं रहा था मेरी ससुराल बहुत अच्छी है, कोई कह नहीं रहा था, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर होता है। सोसाइटी का प्रेशर, लेकिन दोनों ही चीजें थी, क्योंकि मायका भी पास में था, बहुत दूर नहीं था, और एक ही शहर में होना और भी ज्यादा हो जाता है। तो वो चली गई तो बस वो मन में रह गई एक फांस। फिर बच्चे बड़े हो गए, हमारे सास ससुर की डेथ हो गई, 27-28 साल की एज भी हो गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अब तो सब चीज़ें निपट गई, अब जाएं एक बार उसको ढूंढ लें। वो उन्होंने हंस के कह दिया ढूंढ ले, वहाँ इतनी मार लगेगी, और मार के तुमको नीचे धक्के दे देंगी, फिर मत रोते हुए आना यहाँ। मैंने कहा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगी उनसे, बस उसे ढूंढ लूँगी एक बार। वो ढूंढ नॉर्मली उन्होंने कहा एक बार में गाली वाली खा के आ जाएगी। लेकिन मैं हर दरवाजे पे गई, बहुत धक्के लगे उस मेरठ के बाजार में, हर दरवाजे पे चढ़ी, धक्के भी मारे। मैं खुशामद करती रही कि मैं बच्चे पढ़ाने आई हूँ, तुम्हारे बच्चे पढ़ाऊंगी। ये बच्चे सारा दिन घूमते रहते। समझने लगी थी तब तक, ऐसा भी नहीं था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा ना यहाँ कोई नहीं पढ़ता, और मैं टीचिंग मटेरियल थी भी नहीं, मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं पढ़ाने लिखाने में। तो बोले, मैंने कहा मैं एक एक करके पढ़ा लूँगी, एक ही बच्चा तुम्हारा तो यहाँ बैठ के पढ़ाऊंगी, दूसरे का दूसरे के यहाँ पढ़ाऊंगी, यहाँ नहीं कोई आएगा। और कहा अच्छा चलो कर लो जो करना है। उनको मेरे से कोई खतरा तो था नहीं जी। वो जमाना भी नहीं था कि रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन जैसी बात कोई जानता है। उन्हें लगा भी नहीं कि क्या होगा, ये क्या कर सकती है, और इतनी कम उम्र की लड़की है, क्या करेगी। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें याद हैं कि जैसे मैं पहली बार सीढ़ी चढ़ी तो मुझे एक रिक्शा वाला दिखाई दिया,
वो रिक्शे वाला चूंकि मेरे बिल्कुल पड़ोस में रहता था, मतलब रहता क्या था, वहीं एक झोपड़ी सी उसने बना रखी थी, उसमें रिक्शा चला के बाद में रहता था, कोई परिचय वरिचय नहीं था। मैं उसे देख के थोड़ा चिटकी, मैंने कहा छोड़ो यार ये क्या करेगा मेरा। फिर भी मैं चढ़ गई। और वो मतलब वो दिन से आज का दिन 31 साल हो, रिक्शे वाला है, वो भी मुझे कभी कभी देखता है, मैं भी उसे देखती हूँ, पर हमारे बीच कभी बात नहीं हुई, ना उसने कोई सवाल पूछा, ना उसने कहीं कहा ये मैंने उनको वहां जाते हुए देखा, कोई कहीं बात नहीं हुई कभी भी। और फिर तो मैं हर जगह मुझे उनकी सूरत दिखाई दी महिला की। तो उस बाजार में वो महिला मिली फिर आपको? नहीं। लेकिन आप लोगों को थैंक यू मैं कहूंगी सबको, सारे पॉडकास्टर जितने भी हैं, कि आपकी बदौलत मुझे अब से 15 दिन पहले ये बात पता लगी कि वो उनकी डेथ हो गई। हाँ, ये भी मेरे लिए बहुत सुकून की बात है, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि जिंदा या मुर्दा मुझे दिख जाए एक बार, ये इस गलीज पेशे में ना हो, मेरी वजह से इसमें गई। तो मुझे उसके तथाकथित पति ने फ़ोन करवाया किसी से, ये भी कहा कि एक बार मिलना चाहता हूँ मैं, वो मुझे भाभी बुलाते हैं। मैंने कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मेरा मन भी नहीं था कि तुम्हारी वजह से वहाँ चली गई, मेरे से तो गई, लेकिन वो मर गई, आगरा में उनकी डेथ हुई। अच्छा। हाँ, तो कहीं रह रही होंगी जहाँ भी वो, वहाँ पर उनकी डेथ हुई। तो ये भी सुकून है कि वो उस जगह से निकल गई। तो मैं तो किसी उससे गई नहीं। और जब हमको इतना 2 साल ऐसे ही हो गए थे धक्के खाते हुए वहाँ पे, तो हमारे किसी रिलेटिव ने कहा कि भाई कोई मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए, तुम एक संस्था बनाओ। हमको तो संस्था भी नहीं पता क्या होता है, NGO भी नहीं पता क्या होता है। तो हमने कहा आप ही बना दो, उससे क्या हो जाएगा, बोले उससे थोड़ा ऑथेंटिक हो जाओगी और अपने आप को कह सकोगी कि भाई मैं इस संस्था से इसलिए यहाँ कुछ कर रही हूँ। तो हमने कहा आप ही बना दो। और देखिए उस समय मात्र 250 रुपये में संस्था रजिस्टर होती थी, उन्होंने करा दी। तो कुछ लोग अपने ही रख लिए, सब जैसे भी रखे होंगे उन्होंने, लेकिन वो जो फांस मन में थी ना, उसने मुझे वहाँ जाने से रुकने नहीं दिया। बस फिर 96 में हमने पहला रेस्क्यू किया। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप इस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।